Hello everyone, this is डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट। सो टी टेस्ट हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जब हमारे पास ऑलरेडी जेड टेस्ट है तो हमें टी टेस्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई। सो जेड टेस्ट की जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती थी, जिसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलते थे, उसका जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, होता था एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा बाई रूट एन होता था। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमारे पास टी टेस्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास कभी कभी कुछ सिचुएशंस में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता है हमें। तो जो हमारे पास टी टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स बनेगा आगे, वो अभी आप आगे फॉर्मूला में दिखाऊंगा आपको क्या होता है, बट मैं रफली आपको आइडिया दे दूं। जो उसका स्टैटिस्टिक होता है, टी से डिनोट करते हैं इसको, वो सेम टू सेम यही होता है, बस सिग्मा के प्लेस पे एस आ जाता है। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे सिग्मा है इस साइड और यहाँ पे एस आ गया। तो एस क्या है, ये है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हमें सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, तो यहाँ पे जैसे लिखा भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। ठीक है। और नेक्स्ट, जो सैम्पल साइज होता है वो स्मॉल होता है। जो आप जेड टेस्ट अप्लाई करते थे, जेड टेस्ट में जो सैम्पल साइज होता था वो एन ग्रेटर देन 30 होता था, बट यहाँ पे सैम्पल साइज स्मॉल होगा, दैट इज़ लेस देन 30 होगा। तो टी टेस्ट की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए आई है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा टेस्ट पर क्वेश्चन गिवन है या कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, सबसे पहले हमारी जो हमें नोट करना है, सबसे पहले जो हमें वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नोट करना है कि कितनी दे रखी है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्चुअल डेफिनेशन के टी टेस्ट क्या होता है। सो टी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग to determine whether there is a significant difference between means when the sample size is small. So हमें मीन में डिफरेंस फाइंड करने के लिए ही ये टी टेस्ट अप्लाई करना होता है जब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होता है एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था पिछली स्लाइड में। सो लार्ज सैम्पल थ्योरी के लिए जो है हमारे पास ऑलरेडी जेड टेस्ट था, नॉर्मल जेड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि उसको हम नॉर्मल टेबल से ही सॉल्व करते हैं, बट टी टेस्ट के लिए डिफरेंट टेबल होगी, वो नॉर्मल टेबल से नहीं होगा। तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करे थे, वो भी नॉर्मल टेबल से करे थे, और हमने जेड टेस्ट के जो क्वेश्चन करे थे वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से ही करे थे, बट टी टेस्ट के लिए अलग टेबल रहेगी, उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी यूज़ करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। सो इसमें ये भी देखा जाता, जो हमारे पास टी टेस्ट है वो एक्चुअल में कहाँ से आया, वो एक मैथमेटिशियन था, गॉसेट स्टूडेंट नेम के नाम से उसको पब्लिश करा था रिसर्च वर्क को। तो उसका एक्चुअल नेम तो गॉसेट था, बट उसने जो पेन नेम दिया, मतलब रिसर्च पेपर में जो नाम दिया वो स्टूडेंट के नाम से पब्लिश करा था, इसलिए इस टेस्ट का नाम स्टूडेंट टी टेस्ट भी है। तो स्टूडेंट जो है इसको क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कौन सा टेस्ट लगना है। कभी कभी आपको टेस्ट का नाम चेंज करके दे दिया जाता है, जैसे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, किस पे करना है सॉल्व, हमें गॉसियन क्या होता है। तो इसी तरह आपके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, इस तरह से नाम होते हैं, तो उनको नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम स्टूडेंट टी टेस्ट भी है, जो कि गॉसेट की वजह से पड़ा है इसका नाम। ठीक है, और ये तभी अप्लाई होते हैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन नहीं होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको टी टेस्ट और जेड टेस्ट में डिफरेंस पता हो जाए। सो इसमें अजम्पशंस क्या रहेंगे आपके पास, सबसे पहले जो सबसे मेन अजम्पशन है वो है पॉपुलेशन इज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। मतलब जो पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, मतलब जिसका कर्व इस तरह से होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो पॉपुलेशन नॉर्मल को फॉलो करती है उसका कर्व हमेशा इसी तरह का होता है। तो आपकी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें पॉपुलेशन जो है ना नॉर्मल को ही फॉलो कर रही होगी, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा भी नहीं होगा, बट जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में वो सारे के सारे उसमें पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मतलब वो नॉर्मल को फॉलो कर रही होगी। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा, पॉपुलेशन का साइज लेस देन 30 होगा, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक अजम्पशन क्या है जो हमें टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सैम्पल वेरिएंस इज यूज एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, क्योंकि जो जेड टेस्ट था उसमें जो स्टैटिस्टिक्स लगती थी वो सिग्मा बाई रूट एन लगती थी। तो अब हम सिग्मा के प्लेस पे क्या यूज़ करने जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट। तो यही लिखा है, सैम्पल वेरिएंस इज यूज एज एन एस्टिमेट ऑफ द
पॉपुलेशन वेरिएंस, अनबायस एस्टिमेटर विद n-1, इसका भी हम आगे फॉर्मूला देखेंगे। जो इसका फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में ये बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन का xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई n-1। तो यहाँ इसको रिफ़र किया गया अनबायस एस्टिमेटर, मतलब हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो अनबायस्ड होगा, वो उसमें कुछ मतलब कि कुछ छेड़छाड़ नहीं करी गई होगी डेटा को। वो प्रोबेबिलिटी, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी तो वो इक्वली डिवाइडेड होगा प्रोबेबिलिटी वाइज। उसमें जैसे कि आपकी डाई होती है, डाई को अगर आप उछालते हो तो वो अनबायस्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि एक नंबर ज़्यादा बार आ रहा है या एक नंबर कम बार आ रहा है, 6 ज़्यादा टाइम आ रहा है, ऐसा नहीं होता, वो अनबायस्ड होता है। तो इसमें भी हमारे सैम्पल वेरिएंस की हेल्प्स, जो सैम्पल वेरिएंस आप यूज़ कर रहे हो एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस को, वो अनबायस्ड होगा बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ, अगर आप दूसरे डेटा उठाओ, दूसरे सैंपल उठाओ तो वो सैंपल चेंज हो जाएगा, उससे पॉपुलेशन वेरिएंस चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट सैंपल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, मतलब जो भी सैंपल आप लोगे वो रैंडमली सेलेक्टेड किया जाएगा। ऐसा उसमें भी ये नहीं होगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के सैंपल ही उठा रहे हो आप पॉपुलेशन का वेरिएंस जानने के लिए या पॉपुलेशन के वेरिएंस को एस्टिमेट करने के लिए। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो टी टेस्ट में आएगा वो आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सिचुएशन से, एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 और उनका आपका जो मीन आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो ऑब्वियसली x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। अब अगर मैं इनमें से फर्स्ट वेरिएबल कुछ भी ले लूँ, 7 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट वेरिएबल मैंने ले लिया 8, मतलब ये मेरे पास चॉइसेस हैं, x1 और x2 के पास मेरे पास चॉइस है। मैं फॉर एग्जांपल इसको कुछ और ले लूँ, 9 और 10 ले लूँ, या फिर 1 एंड 7 ले लूँ। तो लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस में 7 और 8 लिया, अब मेरा 3 जो है वो फिक्स हो गया। 3 कैसे निकलेगा, 30 माइनस 7 माइनस 8 करके निकलेगा। तो मेरा एक वेरिएबल फिक्स रहेगा, उसको मैं वेरी नहीं करा सकता अगर मैं 2 वेरिएबल को इंडिपेंडेंट रख के चल रहा हूँ। इंडिपेंडेंट रखने का मतलब है कि मैं उन्हें वेरी कर पा रहा हूँ। तो एक वेरिएबल इसमें हमेशा फिक्स हो जाएगा जो आप स्टार्टिंग में वेरी नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में x1 और x3 को वेरी कराया 30 बनाने के लिए, तो x2 तो फिक्स हो गया, तो वहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई, क्योंकि 2 वेरिएबल जो है वेरी कर पा रहे हो आप और एक वेरिएबल को नहीं वेरी कर पा रहे हो, तो वो फिक्स हो गया। तो इसलिए इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 रहेगी, मतलब 3 माइनस 1 रहेगी। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें नंबर ऑफ, जो आपका सैम्पल साइज रहेगा, सैम्पल साइज फॉर एग्जांपल आपका n है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी जिसको हम df से लिखते हैं वो n-1 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन थी x1 x2 x3, इसलिए वो 2 हो गई, 3 माइनस 1। सो इसकी जो मेन डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन इन अ सैम्पल दैट आर फ्री टू वेरी वाइल एस्टिमेटिंग अ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर। ठीक है, जो फ्री टू वेरी हैं उनको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल देते हैं। तो अगर सैम्पल साइज n है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टी टेस्ट में टेबल होगी वो 1 टेल और 2 टेल के टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने जेड टेस्ट में भी देखा होगा। तो इसमें 1 टेल पे क्वेश्चंस जो हैं वो हम ये फर्स्ट रो से, ये जो रो दे रखी है 0.50 0.25, जो सेकंड रो दे रखी है इससे देखेंगे। अगर 2 टेल का क्वेश्चन होगा तो हम इससे देखेंगे। अदरवाइज हम पूरी की पूरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 टेल से भी कर सकते हैं, बट उसमें हमें अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अल्फ़ा को 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो हम सीधा 2 टेल की जो टेबल यहाँ दे रखी है उसी से सीधा वैल्यू देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह की कोई टेबल गिवन है, ये 1 टेल की टेबल गिवन है, तो अगर आपको राइट टेल का क्वेश्चन देखना है या फिर लेफ्ट टेल का देखना है तो वो तो यहाँ से आप सीधा सीधा देख लोगे। जो राइट टेल में वैल्यू आ रही है वो तो पॉजिटिव आती है, क्योंकि लेकिन जो लेफ्ट टेल में वैल्यू आती है उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी वैल्यू है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब आप 2 टेल का क्वेश्चन करते हो, मतलब जहाँ पे आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल का साइन आता है, तो अगर आप वो इस टेबल से करना चाहते हो तो इस टेबल से करने के लिए जो आपको सिग्निफिकेंस दे रखा होगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इससे वैल्यू देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ऊपर वाली टेबल दे रखी है तो आप 2 टेल वाली से भी कर सकते हो उसको। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आप दोनों तरह से कर सकते हो। आप 1 टेल वाली टेबल से भी कर सकते हो और 1 टेल वाली से तीनों क्वेश्चन कर सकते हो, आप राइट टेल का भी, लेफ्ट टेल का भी और 2 टेल का भी। लेकिन अगर आप 2 टेल का टेबल गिवन है तो आप सीधा 2 टेल से भी कर सकते हो।
सो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है टी टेस्ट का फॉर वन मीन, तो जो आपको स्टैटिस्टिक गिवन है टी स्टैटिस्टिक, ठीक है, टी स्टैटिस्टिक या फिर इसको हम टी कैलकुलेटेड भी बोलते हैं, मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं टी कैलकुलेटेड, एक्स बार माइनस म्यू नॉट या फिर एक्स बार माइनस म्यू भी लिख सकते हो। म्यू का मतलब है पॉपुलेशन का जो मीन है, ठीक है, एस बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो इसमें एक्स बार क्या है, सैम्पल मीन है, म्यू नॉट या फिर आप लिखना चाहो म्यू तो म्यू लिख लो, वो है पॉपुलेशन मीन, एस सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन सैम्पल का साइज है, और एस बाई रूट एन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है, जो कि आपको पता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पे, एन माइनस वन रहेगी, क्योंकि सैम्पल का साइज एन है। नेक्स्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं गिवन होती। फॉर एग्जांपल एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ये चारों वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, एक्स बार भी गिवन होगा, म्यू भी, एस भी, एन भी, लेकिन कभी कभी ये गिवन नहीं होता, आपको एस गिवन नहीं होता डायरेक्टली, तो आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी, x1 x2 कुछ डेटा गिवन होगा आपको, तो उसके डेटा से आपको निकालना पड़ेगा s। तो s निकालने के लिए आपको, और x बार भी नहीं गिवन होगा, तो वो आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। जो मीन का फॉर्मूला होता है वो तो डायरेक्टली यही रहेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो ये रहेगा। उसमें बस मेन चेंज क्या है, एक तो आपको डेविएशन करना है मीन से सारे ऑब्जर्वेशन का, इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम द मीन, और डिवाइड करना है n-1 से। यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि n-1 से डिवाइड करोगे तब जाके आपका, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वीडियोस में पहले भी शेयर करा हुआ है कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है सैंपल का वो कैसे निकलता है, तो वो आ जाएगा आपका स्मॉल एस। तो कभी कभी ऑब्जर्वेशन से भी आपको कैलकुलेट करना होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है। अब देख लेते हैं इसमें हमारे पास जो डिसीजन रूल्स होते हैं कि हम डिसीजन कैसे लेंगे। तो इसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, टी कैलकुलेटेड होती है एक तो वैल्यू, और एक होती है टी टेबल वैल्यू, जो आप टेबल से देखोगे। तो टी टेबल वैल्यू को हम जो है वो क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं। इसमें हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, जो नॉर्मल जो जेड टेस्ट में हमने करा था वो टी टेबल वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी, उसको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास राइट टेल का क्वेश्चन है, तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टी अल्फ़ा n-1 का मतलब है अल्फ़ा जो सिग्निफिकेंस दे रखा है, n-1 मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टी अल्फ़ा कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है टी अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई से भी नोटेशन आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है ना, तो आप रिजेक्ट करोगे अपनी h नॉट को। तो ये टेबल वैल्यू है आपकी और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो अगर रिजेक्ट कर रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू पे, तो ऑब्वियसली फेल टू रिजेक्ट कहाँ करोगे, जब लेस देन होगा। सिमिलरली लेफ्ट टेल पे क्या करना है, लेफ्ट टेल पे आपने बताया जो भी वैल्यू आप टेबल से उठाते हो, ठीक है, जो टी वैल्यू टेबल से उठा रहे हो उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाए टेबल वैल्यू से, माइनस ऑफ टेबल वैल्यू से, फॉर लेफ्ट टेल के लिए बात हो रही है, क्योंकि लेफ्ट टेल पे जो आपकी क्रिटिकल पॉइंट बनता है वो लेफ्ट टेल मतलब नेगेटिव साइड बनता है। तो टेबल में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती थी, आप पॉजिटिव वैल्यू उठाओगे उसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद ही जो टेबल वैल्यू है वो क्या बनेगी, आपकी क्रिटिकल वैल्यू बनेगी। ये बताना चाह रहा हूँ, लेफ्ट टेल में हमेशा आप नेगेटिव साइड ले आओगे उस वैल्यू को टेबल से उठा के। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में चली गई, इससे पहले कहीं चली गई, वो जो कि रिजेक्शन रीजन बनता है, तो आपका क्या होगा, रिजेक्ट कर दोगे एच नॉट को, अदरवाइज फेल टू रिजेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास टू टेल। टू टेल में जब हमारे पास नॉट इक्वल का साइन आता है H1 में, तो टू टेल का क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप, जो मैंने दो टेबल आपको बता रहा था बार बार, टू टेल की और वन टेल की, अगर आप वन टेल से ही करना चाह रहे हो सीधा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने अल्फ़ा को 2 से डिवाइड कर दोगे, जो अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। फिर आप चेक करोगे टी अल्फ़ा बाई 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी है आपकी, जिसको आप n-1 बोलते हो, या जैसे नोटेशन मैंने यहाँ यूज़ करी मैं वही यूज़ कर लेता हूँ, अल्फ़ा बाई 2 n-1 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर, क्योंकि टू टेल में ना ये दोनों साइड जाती है आपकी, जो दोनों टेल पे जाती है आपकी क्रिटिकल वैल्यू, तो एक तो यहाँ जाएगी टी अल्फ़ा बाई 2 n-1, और एक यहाँ जाएगी माइनस करके टी अल्फ़ा बाई 2 n-1। और आप ये इन वैल्यूज़ को कहाँ से उठाओगे, टेबल से उठाओगे, और वन टेल से उठा रहे हो, वन टेल वाली टेबल से। और टू टेल से भी करना सिखाऊंगा, ये टू टेल वाली टेबल से कैसे वैल्यू दिखती है। तो अगर ये रिजेक्शन रीजन में चली जाती है, मतलब इसके राइट और इसके लेफ्ट में, ये जो आपका रीजन है ये रिजेक्शन रीजन होता है,
वही यहाँ पे भी लिखा है मैंने कि अगर टी कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर है टी अल्फा बाई टू का एन माइनस वन, मतलब यहाँ पे वो ग्रेटर वैल्यू इधर होगी कहीं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और लेस है अगर, तो टी कैलकुलेटेड माइनस ऑफ टी अल्फा बाई टू कॉमा एन माइनस वन से लेस है, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगी नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज फेल टू रिजेक्ट। मतलब कि अगर कहीं इस बीच में, इस वाले बीच में रीजन में कहीं आ गई आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, तो फेल टू रिजेक्ट। तो ये आपका डिसीजन रूल है। डिसीजन रूल हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे आपको, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, कि क्वेश्चन कैसे करना है। टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए, और टेबल हमें पता होना चाहिए कि टेबल हम कौन से अप्लाई कर रहे हैं। सो अ मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट एन एवरेज लाइफ ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ बैटरी इज एटलीस्ट 100। सो हमें हमेशा जो कन्फ्यूजन रहती है वो पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन में रहती है। जब आपके पास कुछ सैम्पल वर्ड यूज़ किया जाए या फिर कुछ डेटा यूज़ किया जाए कि इतने बैटरीज के लिए, 16 बैटरीज के लिए इतना सैम्पल मीन आ रहा है, तो वो सैम्पल का मीन होगा इतना, या फिर मीन ही लिखा है यहाँ पे, जो सैम्पल हैज़ अ मीन डायरेक्टली लिखा है, कहीं कहीं लिख देंगे फॉर 16 बैटरीज वी हैव अ मीन ऑफ 105, तो इसका मतलब वो सैम्पल का मीन है। तो पॉपुलेशन के लिए कभी भी कोई डेटा यूज़ नहीं किया जाएगा कि ये 16 का है या 50 का है मीन या एवरेज, वो सीधा सीधा लिखा जाएगा लैंग्वेज में, उसमें कभी भी कोई नंबर यूज़ नहीं किया जाएगा। अब मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट एन एवरेज लाइफ ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ बैटरी इज एटलीस्ट 100, तो ये हो जाएगा आपका म्यू। देन एन आपका 16 मतलब सैंपल का साइज जो कि यहाँ दे रखा है, और उसका जो आपका मीन दे रखा है सैंपल का 105 दे रखा है, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 8 दे रखा है, अल्फा 0.05 दे रखा है, और ग्रेटर देन के लिए पूछा जा रहा है। मतलब कि आपकी जो फर्स्ट नल हाइपोथेसिस बनती है वो क्या बनती है, म्यू इज इक्वल टू, इसमें किसके इक्वल होगी, 100 के, और ग्रेटर देन 100 मतलब नल ऑल्टरनेटिव, तो इज इक्वल टू 100 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपकी नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी में होती है, और ऑल्टरनेटिव जो आपकी लैंग्वेज यूज़ की गई होती है, इसे ग्रेटर देन पूछा गया है, ग्रेटर देन 100, तो वो ग्रेटर में बन गया। तो ये राइट टेल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर में चला गया क्वेश्चन आपका। अब हमें क्या सेकंड चेक करना है, हमें टी स्टैटिस्टिक। तो टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन आएगा यहाँ पे, यहाँ सिग्मा बाई रूट एन नहीं आएगा। तो एक्स बार आपको पता है, म्यू पता है, और स्मॉल एस पता है, और एन पता है। तो ये आप सॉल्व करना, सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो ये आ गया आपका टी कैलकुलेटेड, जो कि हम डिसीजन लेंगे इसके बेसिस पे। अब आपको देखना है टी टेबल वैल्यू। तो अल्फ़ा क्या है आपका, क्योंकि राइट टेल का तो अल्फ़ा को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो टू टेल में होता है। तो अल्फ़ा आपका ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा, n-1, n की वैल्यू क्या दे रखी है 16, तो 16 - 1 मतलब 15 बन गया। तो आपको जो आप टेबल देखनी है, टेबल क्या देखनी है आपको, 0.05, तो 0.05 आपका यहाँ पर है। और ये देखो मैं वन टेल में देख रहा हूँ ये, क्योंकि राइट टेल और लेफ्ट टेल को वन टेल बोलते हैं। तो 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा था आपका 15, तो आप 15 पे चले जाओ। यहाँ पे रो में देखो, इधर इस साइड डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस साइड दे रखा है, और आपका अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ ऊपर रो में दे रखी है। तो 0.05 मैंने यहाँ देखा, और मैं आ गया यहाँ पे 15 पे, वो आया 1.753। तो हम 1.753 टेबल वैल्यू लेके बैठे हैं यहाँ पे। अब हमें चेक करना है कि कैलकुलेटेड का, अब ये राइट टेल का, तो अगर आप ग्राफिकली भी देखना चाहो तो आपका राइट टेल की वजह से जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ जाएगी, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ बनेगा 1.753 पर। अगर इसके बाद में है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेटेड है 2.5, तो कैलकुलेटेड 2.5 कहाँ जाएगा, वो जाएगा यहाँ कहीं 2.5। तो टेबल वैल्यू के बाद, ये राइट टेल में टेबल वैल्यू के बाद जितना भी रीजन है वो रिजेक्शन रीजन है। तो इसलिए आपका यहाँ पे टी कैलकुलेटेड क्या हो गया, वो ग्रेटर हो गया टी टेबल वैल्यू से। तो दिस इम्प्लाइज रिजेक्ट H0। तो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, मुश्किल से 5 मिनट,
कैलकुलेटर में वैल्यू सॉल्व करने में और बस वैल्यू देखने में टेबल से। तो यहाँ एच नॉट रिजेक्ट हो गया आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम्स that its training program increases the average test score beyond 60 marks। ठीक है, तो ये आपका मीन दे रखा है क्योंकि सैंपल के लिए डेटा आएगा, कहीं ना कहीं नंबर्स आएंगे। अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 स्टूडेंट, तो 25 स्टूडेंट का रैंडम सैंपल उठाया गया है। हु अंडरवेंट द ट्रेनिंग शोज अ मीन स्कोर ऑफ 64, तो ये मीन स्कोर आ गया, मतलब सैंपल मीन आ गया विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। अल्फा की वैल्यू 0.05 दे रखा है। क्या टेस्ट वेदर द ट्रेनिंग प्रोग्राम है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एवरेज स्कोर, तो इंक्रीज वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो ग्रेटर की बात ही कर रहा है। तो आपकी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी वो ग्रेटर में बनेगी, मतलब कि म्यू इज ग्रेटर देन 60। और जो आपकी वो बनती है और नल हाइपोथेसिस वो हमेशा इक्वालिटी में बनती है। अब आपका टी स्टैटिस्टिक वो क्या होता है, जो आपको पता है एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन। तो बस वैल्यूज पुट करनी है आपने और सॉल्व कर देना है। एस की वैल्यू 10 25, तो ये सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी अराउंड 20/10 विच इज़ 2। सो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, तो ये आपकी टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है, इसको कैलकुलेटेड बोलते हैं टी स्टैटिस्टिक को। अब आप टी टेबल वैल्यू देखोगे तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा यहाँ पे n-1, तो n की वैल्यू क्या है 25, तो 25 - 1 इज 24। सो टी टेबल मतलब 0.05, और ये राइट टेल का क्वेश्चन है क्योंकि h1 जो है आपकी वो ग्रेटर में है। तो राइट टेल का मतलब वन टेल में देखोगे वैल्यू टी 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बना 24, तो 24 0.05 वैल्यू देख लो क्या आ रही है 0.05 यहाँ पे और 24 पे जाना है आपने, तो 1.711। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 है, अल्फ़ा 0.05 24 1.711 आ रहा है, तो 1.711। ठीक है, ये आपका क्या वैल्यू बन गई टी टेबल वैल्यू। अब हम अप्लाई करेंगे कि डिसीजन रूल के आपकी जो टेबल वैल्यू है या कैलकुलेटेड वैल्यू है वो किससे कौन ग्रेटर है। सो टी कैलकुलेटेड एंड टी टेबल। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है आपकी, कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 2 और टेबल वैल्यू क्या आ रही है 1.711, तो कैलकुलेटेड ग्रेटर है। और राइट टेल का क्वेश्चन है, राइट टेल में क्या होता है, जो क्रिटिकल वैल्यू आती है 1.711 जो कि ये है आपकी, है ना, उसके बाद जितना भी रीजन होता है राइट टेल में, उसके बाद जितना भी रीजन होता है वो रिजेक्शन रीजन होता है। और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ गई, रिजेक्शन में चली गई, वो 2 यहाँ आएगा कहीं 2, तो इसलिए रिजेक्ट h0। तो सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। आप चाहो तो यही वैल्यूज इस तरह के टेबल से भी दे सकते हो क्योंकि सिर्फ वन टेल के लिए दिया हुआ है, तो 0.05 आपको यहाँ दे रखा है और 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपको जाना है, तो 1.711। ठीक है, ये वाली टेबल सिर्फ वन टेल के लिए दी होती है और ये वाली टेबल आपको 2 टेल के लिए गिवन होती है। ठीक, 1 टेल और 2 टेल दोनों के लिए गिवन होती है ये वाली टेबल। ठीक है, और ये वाली टेबल सिर्फ 1 टेल के लिए गिवन होती है, और मैंने आपको दोनों से सॉल्व करने सिखा दिए हैं, 1 टेल से भी, और 2 टेल का जब आएगा तो 2 टेल का भी सिखा दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको आई थिंक मीन और सैम्पल मीन को, पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन को उठाना आ गया होगा, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के उठाना है। कंपनी क्लेम्स दैट एन एवरेज वेट ऑफ पैकेट्स फिल्ड बाय अ मशीन इज 500 ग्राम, तो ये क्लियरली क्योंकि इसके आसपास कुछ डेटा यूज़ नहीं किया गया है, सैम्पल यूज़ नहीं किया गया है, तो ये आपका पॉपुलेशन मीन है। देन एन की वैल्यू सैम्पल साइज 20, सैम्पल मीन इज 492, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12 और अल्फा इज 0.05। सो टेस्ट वेदर द मशीन इज अंडर फिलिंग। सो अंडर फिलिंग का मतलब है लेस, ये लेस के लिए यूज हो रहा है वर्ड। तो आपका जो h0 और h1 बनेगा, h1 तो लेस में बनेगा, तो मतलब म्यू इज लेस देन 500। तो यहाँ हमेशा पॉपुलेशन मीन आता है, याद रखना, जो आप लेस ग्रेटर या नॉट इक्वल लिखते हो टी टेस्ट में, और ये हमेशा इक्वालिटी में आएगा। अब आपका टी स्टैटिस्टिक,
तो डेटा आपके सामने सारा लिखा हुआ है, एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन। तो एक्स बार इज़ 492 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू है आपकी 500 एंड एस की वैल्यू है आपकी 12 बाई रूट एन, तो रूट एन इज़ 20। तो इसको सॉल्व करना वैल्यू को पूरी, तो ये आएगी आपकी अराउंड -2.98। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आपको टेबल वैल्यू देखनी है। अब ये लेफ्ट टेल का भी क्वेश्चन है, तो वो रीजन लेफ्ट साइड पे बनता है, रियल लाइन पे, जीरो के लेफ्ट पे। तो टी टेबल का मतलब है आपको अल्फा उठाना 0.05 और आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी n-1, मतलब के 20-1 विच इज़ 19। तो 19 देख लेते हैं 0.05 पे, तो क्या आ रहा है 1.729। ठीक है, वन टेल पे देख रहे हैं हम। सो 1.729। अब टी कैलकुलेटेड और टी टेबल को हमें कंपेयर करना है। तो टी कैलकुलेटेड क्या है आपके पास। अब क्योंकि आपका ये लेफ्ट टेल का क्वेश्चन है ना, तो आपका जो टी टेबल वैल्यू है, जो क्रिटिकल वैल्यू अब आप बनाओगे, जो क्रिटिकल वैल्यू बनेगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अब जो आपने टेबल से उठाई है अभी वैल्यू, ये 1.729, वो लेफ्ट साइड चली जाएगी, क्योंकि आपका लेफ्ट टेल का क्वेश्चन है और आपका रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड पे होगा। तो -1.729 वो इधर आ जाएगा, रिजेक्शन रीजन आपका इधर बनेगा। ये सबसे मेन पॉइंट है इसका। तो कैलकुलेटेड आपकी -2.98 है और टेबल वैल्यू है आपकी -1.729, ये है टेबल वैल्यू आपकी। ठीक है, उसको आप चेंज कर लेना, मतलब क्रिटिकल वैल्यू है, क्योंकि लेफ्ट टेल का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ जा रहा है -2.98, -2.98, तो छोटी छोटी वैल्यू तो वो इस साइड आ जाएगी -2.98, मतलब कि ये लेस हो रहा है और रिजेक्शन रीजन में जा रहा है, तो इसका मतलब रिजेक्ट H0। सो यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फैक्ट्री क्लेम्स दैट एन एवरेज डेली आउटपुट ऑफ अ मशीन इज 80 यूनिट्स। तो ये आपका हो गया पॉपुलेशन मीन। अ रैंडम सैंपल ऑफ 60 डेज, तो रैंडम सैंपल 60 डेज का उठाया गया है। शोज दैट अ मीन आउटपुट, तो सैंपल आया 76 यूनिट्स विद अ सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन 6, अल्फा की वैल्यू 0.05। सो टेस्ट वेदर द एवरेज डेली आउटपुट ऑफ द मशीन इज लेस देन 80 यूनिट्स। तो यहाँ लेस वर्ड ही यूज़ हो रहा है, तो आपका जो ये टेस्ट बनेगा लेफ्ट टेल का टेस्ट बनेगा। सो आपकी सबसे पहले तो H0 और H1 आ जाएगी। तो H0 हमेशा इक्वालिटी में ही रहती है 80 यूनिट्स के, और ये आ जाएगा H1 डेट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो लेस में चला जाएगा और ये आपका क्वेश्चन बन गया लेफ्ट टेल का। नेक्स्ट टी स्टैटिस्टिक विच इज एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करना सारी और सॉल्व कर लेना। एक्स बार इज 76, म्यू इज 80, एस इज 6 और रूट एन इज 16। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका -2.66। अब आप टी टेबल वैल्यू निकालोगे। तो टी टेबल वैल्यू निकालने के लिए आपको अल्फ़ा पता होना चाहिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। तो n-1 करोगे, n की वैल्यू है 16 -1 तो हो गया 15। तो t 0.05। तो ये आपका वन टेल का क्वेश्चन है, वन टेल वाली रो में गया मैं, वन टेल यहाँ है 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था आपका 15 था, तो 1.753। तो आपकी क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, जो रिजेक्शन एरिया और एक्सेप्टेंस एरिया को रिजेक्ट करता है वो माइनस में बनेगा, है ना। टेबल वैल्यू का माइनस कर देते हैं जब लेफ्ट टेल का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो यहाँ का यहाँ आ गया -1.753, और जो आपकी टी स्टैटिस्टिक आ रही है वो कहाँ आ रही है, वो यहाँ कहीं आ रही है -2.66, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका टी कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन है टी टेबल वैल्यू से, और ये रिजेक्शन रीजन में ही जा रहा है आपका, ग्राफ से भी साफ पता लग रहा है। तो ग्राफ से भी देख सकते हो, आपको लेस और ग्रेटर भी जानने की ज़रूरत नहीं है,
जैसे मैंने आपको जेड टेस्ट में बताया था वैसे ही टी टेस्ट में भी बता रहा हूँ। तो ये लेस में चला गया तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका H0, क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में भी जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री इज क्लेम टू बी 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका पॉपुलेशन मीन है। सैंपल ऑफ 20 रॉड्स उठाया गया है और फाउंड टू बी सैंपल मीन इज 52 with a sample standard deviation is 4, alpha is 0.01 and test whether the average length of the metal rods differ significantly from 50 सेंटीमीटर। तो डिफर वर्ड आ गया। तो डिफर वर्ड कहाँ यूज होता है आपका ऑल्टरनेटिव में, जब नॉट इक्वल का साइन आता है। तो H0 और H1 लिख लो। तो नॉट इक्वल टू 50 मतलब पॉपुलेशन मीन, और ये तो इक्वालिटी में ही रहता है। अब आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो इसका मतलब ये 2 टेल का है क्वेश्चन। तो हम 2 टेल से भी उठाएंगे वैल्यूज और 1 टेल से भी करना सिखाऊंगा इसी को। तो टी स्टैटिस्टिक एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन। तो एक्स बार है आपका 52, म्यू है आपका 50, एस इज 4, रूट एन मतलब रूट 20। तो ये आपका बन जाएगा सॉल्व होके 2.236। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना इसको। अब मैं 2 टेल से आपको वैल्यू उठा के दिखाऊंगा और सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे करेंगे इसको। तो टी अल्फा की वैल्यू 0.01। 2 टेल में अल्फा को डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि मैं 2 टेल से टेबल से वैल्यू डायरेक्टली उठा रहा हूँ। तो मैं अल्फा को 2 से डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें डायरेक्टली 2 टेल की वैल्यू दे रखी होगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा आपका n-1, दैट इज 20-1 दैट इज 19। तो अब आइए मैं उठाता हूँ वैल्यू। टी 0.01 पे जाना है सबसे पहले तो आपने। तो 2 टेल में, अब देखो 2 टेल वाला हम रो में देखेंगे 0.01 कहाँ है, वो यहाँ है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था आपका 19 था। तो 19 पे आ जाओगे तो 2.861, 2.861। और अगर आपको इसको 1 टेल से देखना है तो 1 टेल के लिए आपको एक टेल पे वैल्यू क्या होती है, वो हाफ हो जाती है। तो मैं क्या होता है टी अल्फा बाई 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे लिखते हैं ना उसको, जो डिसीजन रूल में मैंने आपको दिखाया था। तो अल्फा बाई 2 करोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा 0.005, डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 ही रहेगा। अब मैं इसे 1 टेल में देखूंगा 0 पॉइंट, क्योंकि मैंने हाफ कर दिया ऑलरेडी इसको। तो 0.005, 0.005 देखो यहाँ पर है, ऊपर ही उसी के ऊपर था जो 2 टेल में 0.01 था। तो 0.005 और 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 2.861 ही आ रहा है, 2.861। तो आपका क्योंकि 2 टेल का क्वेश्चन है तो आपको पता है जो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं वो दोनों साइड बनते हैं। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा ना, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स दोनों बनेंगे वो प्लस माइनस 2.861 ये बनेंगे। एक तो ये बनेगा आपका राइट साइड पे क्योंकि 2 टेल क्वेश्चन है, और एक माइनस का इधर। अब आपका रिजेक्शन रीजन ये हो गया, इधर लेफ्ट पे ये और राइट पे ये। अब आप क्या वैल्यू देखोगे टी स्टैटिस्टिक। तो टी स्टैटिस्टिक क्या है 2.236। तो कहाँ लाई कर रही है 2.236 लाई कर रही है यहाँ कहीं पर, इससे पहले लाई करेगी 2.236। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है टी कैलकुलेटेड जो है वो इससे तो छोटी हो गई क्रिटिकल वैल्यू से, मतलब वो एक्सेप्टेंस रीजन में चले गए, जो आपका यहाँ एक्सेप्टेंस रीजन है। और यहाँ पे ना एक्चुअल में 2 वैल्यूज़ हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ लेस नहीं देखना, आपको ग्रेटर भी देखना है। मतलब जो आपकी 2.861 वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और टी कैलकुलेटेड उन दोनों के बीच में अगर है तो आपका रिजेक्ट होगा, सॉरी फेल टू रिजेक्ट होगा आपका, फेल टू रिजेक्ट होगा अगर, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस रीजन में जा रहा है। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं देखना, आपको दोनों वैल्यूज देखनी है, उसके बीच में है अगर तो, क्योंकि लेस का मतलब तो वो यहाँ पे भी तो जा सकता है इस जगह पे। तो इसलिए 2 टेल में आपका दोनों के बीच में अगर आ गया तो फेल टू रिजेक्ट होगा, और दोनों एंड में से कहीं पे भी चला गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका फेल टू रिजेक्ट का। सो फेल टू रिजेक्ट H0
इसका मतलब है कि एच नॉट में जो लिखा गया था वो सही है कि आपका पॉपुलेशन मीन जो है वो 50 के अराउंड ही होगा, क्योंकि आप पॉपुलेशन की तो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो सैम्पल की हेल्प से, सैम्पल की डेटा की हेल्प से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यूट्रिशनिस्ट क्लेम्स दैट द एवरेज डेली प्रोटीन इंटेक ऑफ अडल्ट इन द सिटी इज 50 ग्राम्स। तो ये आपका पॉपुलेशन मीन है 50। टू टेस्ट दिस क्लेम अ रैंडम सैम्पल ऑफ 16 इज सेलेक्टेड and their protein intake was recorded. The sample mean was 53 grams and sample standard deviation was 8. ओके, और आपका जो अल्फा दे रखा है वो इस बार 10% दे रखा है, मतलब 0.10 दे रखा है। सो टेस्ट वेदर द एवरेज डेली प्रोटीन इंटेक डिफर्स। तो डिफर वर्ड आ गया, तो इसका मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव जो बनेगी वो डिफर में बनेगी। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 50 एंड नल हाइपोथेसिस तो इक्वालिटी में बनती है। तो ये टू टेल का हो गया, तो टू टेल से भी करेंगे, वन टेल से भी कर सकते हो उसको। तो आपका टी स्टैटिस्टिक क्या आएगा इसमें? टी स्टैटिस्टिक जो आएगा आपका वो आएगा एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन आएगा। ठीक है, तो एक्स बार है आपका 53, म्यू क्या है 50, एस क्या है 8, रूट एन मतलब रूट 16। ठीक है, ये 16 है आपका। सो ये सॉल्व करना आप, तो सॉल्व होके जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 1.5। ओके, अब आप निकालोगे, अगर आप टू टेल वाले डेटा देख रहे हो, टू टेल वाला अगर आप वैल्यूज देख रहे हो, टेबल देख रहे हो या फिर, तो क्या बनेगा आपका अल्फ़ा। अल्फ़ा वही रहेगा जो दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें आपको ब्रेक नहीं करना, टू से डिवाइड नहीं करना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n-1 होगा, 16 - 1 दैट इज़ 15 होगा। तो 15 यहाँ आ गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप टू टेल में देख लो 0.10, टू टेल में गया 0.10 यहाँ दे रखा है, और आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है, तो 15 का मतलब 1.753, तो 1.753। और अगर आपको वन टेल टेबल से ही देखना है, वन टेल टेबल जो कि इसी में दे रखी है ऊपर की तरफ, तो आपको अल्फ़ा को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, डिग्री ऑफ फ्रीडम वही रहेगी। तो जब 0.10 को डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा 0.005 एंड 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब मैं वन टेल में जाके देख रहा हूँ, 0.05 यहाँ दे रखा है और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ दे रखा है, तो 1.753 आ गया सेम। ठीक है, आप किसी से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप दूसरी वाली टेबल से भी देख सकते हो, इस वाली से। वन टेल की टेबल है ये, क्योंकि देख लो राइट टेल पे ही आपका जो ग्राफ हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे शेडेड किया गया है, 0.05 और 15 पे जाना है आपने, तो क्या आ रहा है 1.753। ठीक है, वन टेल से भी मैं टू टेल का क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। अब आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है इसका ग्राफ, जहाँ पे आपका रिजेक्शन एरिया और क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जब आपका टू टेल का होता है प्लस माइनस दोनों पॉइंट बनते हैं। 1.753 इधर आ गया और नेगेटिव में भी चला गया। अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी थी 1.5, तो 1.5 कहाँ आएगी, वो कहीं यहाँ आएगी, है ना। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन है, क्योंकि ये वाला रीजन भी रिजेक्शन का है, ये वाला भी रीजन रिजेक्शन का इधर, तो ये बीच में कहीं आ गया। बीच में आने का मतलब है फेल टू रिजेक्ट। सो फेल टू रिजेक्ट H0। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे आपको डेटा डायरेक्टली नहीं गिवन होगा। अ टीचर क्लेम्स दैट एन एवरेज स्कोर ऑफ हर स्टूडेंट्स इन ए स्टैटिस्टिक्स टेस्ट इज 70। तो ये आपका पॉपुलेशन मीन आपको गिवन है म्यू। ठीक है, टू टेस्ट दिस क्लेम द स्कोर्स ऑफ 10 स्टूडेंट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड किए गए हैं ये स्कोर्स, तो 5% में निकालना है। तो अब आपको एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि इन सब का सम होगा और डिवाइड बाई 10 होगा, मतलब समीशन एक्स आई बाई 10 होगा। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, ये एक्सरसाइज हैं, x1 x2 अप टू x10 है। तो इसको आप सॉल्व करना, डिवाइड करना 10 से, तो ये आएगा 70.9। और नेक्स्ट आपको क्या सॉल्व करना है, ये समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार को माइनस करना है, डिवाइड बाई n-1। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू है 10।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एस का एस जो बना आपका वो क्या बन रहा है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार ताकि आपको कैलकुलेटर में डालना आसान हो जाए। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 68 और एक्स बार है आपका 70.9। तो इसको कैलकुलेटर में एक एक करके सम करते चले जाना। 68 देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 72, तो 70.9 का स्क्वायर एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी 70। कहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है लास्ट ऑब्जर्वेशन है 70, तो 70 -70.9 का स्क्वायर। ये सब आप स्क्वायर रूट के अंदर करो, इन सब का सम होगा और डिवाइड बाई 10-1 होगा विच इज़ इक्वल टू 9। तो इसको आप सॉल्व करना कैलकुलेटर में, तो ये वैल्यू निकल के आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.60 एस की वैल्यू। ठीक है, अब आपको ये देखना है लैंग्वेज क्या दे रखी है, टेस्ट वेदर द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट डिफर्स फ्रॉम 70। तो इसका मतलब आपका जो ऑल्टरनेटिव बनेगा वो डिफरेंट में बनेगा, मतलब म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 70। तो ये टू टेल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एच नॉट मतलब कि इक्वल टू 70। अब आपकी स्टैटिस्टिक टी स्टैटिस्टिक क्या आ गई है आपकी, एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन। तो एक्स बार क्या निकल के आया 70.9, म्यू क्या आ रहा है 70, स्मॉल एस 2.60 एंड डिवाइड बाई रूट एन। तो उसको आप सॉल्व करना ही आएगा अराउंड 1.09। अब मैं टू टेल से उठाना चाह रहा हूँ वैल्यूज़। ठीक है, टू टेल्ड टेबल से, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फ़ा देखना होगा। तो टी अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या दे रखा है 5%, 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा इस क्वेश्चन में n-1, तो हो गया 9। तो 0.05 टू टेल में देख रहा हूँ मैं, और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 2.262, तो 2.262। और अगर आप वन टेल से देखना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको 2 से, तो 0.025 कॉमन 9, तो 0.025 ये रहा कॉमन 9, तो 2.262 ही आ रहा है। या फिर आप उसमें से भी देखना चाहो, ये रहा वन टेल का 0.025 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 2.262। मतलब टेबल किसी भी फॉर्म में आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या देखना है। ठीक है, वन टेल की भी आ सकती है, टू टेल की भी आ सकती है, दोनों भी आ सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपको हर तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब आपको रिजेक्शन रीजन बनाना है। रिजेक्शन रीजन कैसे बनता है, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू बनी वो, क्योंकि टू टेल का क्वेश्चन है, वो बनी +-2.262, वो दोनों साइड आएंगी, दोनों रिजेक्शन रीजन आपका दोनों साइड आएगा। तो 2.262 एंड माइनस का 2.262। अब कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ जा रही है आपकी, कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी आपकी 1.09, तो 1.09 आपकी यहाँ आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो बाहर वाला रीजन था ये रिजेक्शन रीजन था इधर टेल में जो है, तो ये एक्सेप्टेंस में आ गया, तो फेल टू रिजेक्ट एच नॉट आ गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो वन मीन के क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब मैं नेक्स्ट में आप जो बताने जा रहा हूँ वो टू मीन के जो क्वेश्चन है और उसके जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा, तो वो भी देख लेते हैं। सो टी टेस्ट फॉर टू मीन, तो इसमें जो फॉर्मूला है आपका वो रहेगा ये। अब आपके दो मीन होंगे यहाँ पे, दो सैम्पल्स भी होंगे, दो सैम्पल मीन होंगे और दो पॉपुलेशन मीन का हमें डिफरेंस फाइंड करना होगा कि वो है कि नहीं है, H0 और H1 बना के। तो आपका दो सैम्पल मीन का डिफरेंस लिया गया है -डेल्टा नॉट। -डेल्टा नॉट का मतलब है कि जो है दो जो पॉपुलेशन है उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा μ1 माइनस μ0 एंड डिवाइड बाई SP। अब SP आपको यहाँ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। S1 क्या है, S1 इज सैम्पल वेरिएंस, मतलब S1 इज सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल 1, जो भी सैम्पल 1 होगा। इसी तरह S2 क्या होगा, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल 2। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन में हम देख लेंगे। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी चेंज हो जाएगी, वो होगी n1 + n2 - 2 होगी। ठीक है, दोनों डिग्रीज दो मतलब दोनों के दोनों सैम्पल्स साइज का सम -2, क्योंकि एक ही डिग्री
हमेशा दोनों सैंपल में एक वेरिएबल फिक्स हो जाएगा जिसको आप वेरी नहीं कर पाओगे, इसलिए वहाँ पे आपको -2 करना पड़ रहा है दोनों सैंपल को ऐड करके। सो ये यूज़ क्यों होता है आपका टू मीन का, फॉर टू टेस्ट फॉर टू मीन। सो टेस्ट वेदर टू पॉपुलेशन हैव द सेम मीन, ठीक है, या फिर टेस्ट वेदर वन पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन द अदर, एंड टेस्ट वेदर वन पॉपुलेशन मीन इज लेस देन और डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इक्वल है स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब कि दो मीन में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है, टू लेस देन है, ग्रेटर है, या इक्वल ही है या नॉट इक्वल है। तो ये देखने के लिए हम यूज अप्लाई करते हैं टी टेस्ट फॉर टू मीन्स। तो इसका फॉर्मूले में बस आपने ये देखना है कि x1 बार माइनस x2 बार करने के बाद भी जो डिवाइड कर रहे हो एस पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2 कर रहे हो, तो एस पी आपको सॉल्व करना पड़ेगा इंडिविजुअली अलग से, फिर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके टी निकालना पड़ेगा। तो आपकी ये जो टी है ये आपका टी स्टैटिस्टिक या फिर टी कैलकुलेटेड, ठीक है, ये आपका चेंज हो गया टू मीन के लिए। इसको आप याद कर लेना अच्छे से, भूल मत जाना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, एस पी को उल्टा सीधा लिख देते हैं, S1 - 1 स्क्वायर इंटू N1 ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कैसे करना है इसको। सो डिसीजन रूल इसमें भी ऑलमोस्ट वही सेम रहेगा, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देख रहे हो राइट टेल में डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो चेंज हो गई है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर है, मतलब आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो राइट टेल में बनती है वो कहाँ बनती है, वो यहाँ राइट साइड पे बनती है। तो अगर इससे ग्रेटर में जा रहा है आपका टीस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू, तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी नल हाइपोथेसिस। लेफ्ट टेल में जो है आपका कहाँ बनता है, वो हमेशा जो भी आप वैल्यू टेबल में देखते हो उस टेबल वाली वैल्यू को आप माइनस कर देते हो, मतलब जो क्रिटिकल वैल्यू बनाते हो आप, क्रिटिकल पॉइंट जो बनाते हो वो माइनस कर देते हो टेबल वैल्यू को। टेबल वैल्यू मतलब अल्फा n1 प्लस n2 -2, इस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहाँ कहीं लाई करेगा, टी अल्फा कॉमा n1 प्लस n2 -2 और फिर माइनस के साइन। तो इसके लेफ्ट पे जितना भी रीजन होता है वो रिजेक्शन रीजन होता है। अगर आपकी टी स्टैटिस्टिक यहाँ कहीं लाई कर गई, टी कैलकुलेटेड मतलब टी कैलकुलेटेड अगर यहाँ कहीं लाई कर गई तो आपका H0 क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये मतलब होता है इसका। एंड टू टेल में भी वही है, जो आपकी वैल्यू है, अगर आप टू टेल से देख रहे हो वन टेल से देख रहे हो, फिर आपका दोनों साइड में जो है क्रिटिकल पॉइंट बनते हैं, इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा, इसके बाद जो रीजन होगा और इसके बाद जो रीजन होगा वो आपका रिजेक्शन रीजन बनेगा। अब डिपेंड करता है आप कौन से देख रहे हो, जैसे कि यहाँ टी अल्फा/2 करके लिखा है, इसका मतलब आप कौन से टेबल से देख रहे हो, जहाँ पे सिर्फ वन टेल की वैल्यू गिवन होगी, है ना। वन टेल से ही आप उठा के दोनों साइड में प्लस माइनस, इधर प्लस करके लिखते हो और इधर माइनस करके लिख देते हो उस वैल्यू को, मतलब -t अल्फा/2 इधर आएगा, n1 प्लस कॉमा है यहाँ पे n1 प्लस n2 -2 और प्लस करके यहाँ आएगा t अल्फा/2 कॉमा n1 प्लस n2 -2। तो अगर इसके बाद में कहीं पे भी आपकी टी स्टैटिस्टिक जाती है, जो आप टी स्टैटिस्टिक इस नए वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो, टी स्टैटिस्टिक या टी कैलकुलेटेड, अगर वो इधर जाती है या इधर जाती है तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। सो अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली डेटा वैसे सामने गिवन है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ क्लिनिकल रिसर्चर इज comparing the effectiveness of two different pain relief medications, drug A and drug B. To do this, they measure the time in minutes it takes for 25 patients to feel relief after taking the medication. The summary results are as follows. तो आपका जो पॉपुलेशन था 25 पेशेंट्स पे था, फिर आपने ड्रग ए और ड्रग बी दो सैंपल में डिवाइड कर दिया उसको, मतलब 12 पे ड्रग ए अप्लाई करा और 13 पे ड्रग बी अप्लाई करा, और वहाँ से कुछ डेटा निकल के आया, सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। So test whether there is a significant difference between the two drugs at a 5% significance level. Assume equal variances. ठीक है, टू टेस्ट में हमारे इक्वल वेरिएंसेस रहते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब आपका जो वो बनेगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो नॉट इक्वल के साइन में आएगा। तो नॉट इक्वल के साइन में मतलब μ1 - μ2 इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी उनमें डिफरेंस नहीं है। वरना कभी कभी कुछ पूछा जाता है कि पॉपुलेशन मीन एक्सीड कर रहा है पॉपुलेशन टू के मीन से बाई 2 यूनिट या 2 डिग्री,
तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में कैसे होता है वो। सो μ1 माइनस μ2 यहाँ इज इक्वल टू 0 बनेगा क्योंकि आपका नल हाइपोथेसिस वो इक्वालिटी में ही रहता है। अब नेक्स्ट टी स्टैटिस्टिक, तो जो कि टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला आपको याद होगा, चेंज है। तो वो क्या बनता है, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट डिवाइड बाई एस पी 1/n1 1/n2। अब हमें करना है कैलकुलेट मेनली एस पी में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब फॉर्मूला बड़ा है उसका, और अगर आप याद कर लो आसानी से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आता है n1 माइनस वन s1 का स्क्वायर, मैं एक बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, n2 माइनस वन s2 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई जो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है, मतलब n1 प्लस n2 माइनस 2। तो डेटा उठा के डाल दो उसमें, n1 की वैल्यू देखो, सारा डेटा यहाँ दे रखा है आपको, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में से निकालना पड़ता है डेटा। ठीक है, क्वेश्चन में से निकालना भी मैंने डेटा आपको सिखा दिया कि कैसे पढ़ के ईजिली निकाल सकते हो आप। तो n1 की वैल्यू है आपकी 12 माइनस वन, s1 की वैल्यू क्या है 3.2, तो 3.2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस n2 की वैल्यू है 13 माइनस वन। मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको क्लियर रहे कि फॉर्मूले में कैसे पुट हो रही हैं चीज़ें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, जब आप देख रहे होते हो तो आपको ईजिली याद हो जाता है। बट कैलकुलेशन खुद से भी करनी पड़ती है, ये मत कर लेना कि आपके हाँ भाई देख देख के सब कुछ हो जाता है। अब n1 प्लस n2 माइनस 2 ये आपको सॉल्व कर लेना है यूजिंग दी कैलकुलेटर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना आपका 3 आएगा, या अप्रॉक्सीमेटली 2.999 समथिंग आएगा, तो आप 3 मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने टी निकाल लेना है, टी स्टैटिस्टिक मतलब, तो x1 बार की वैल्यू 22.5 ऊपर जो दे रखी है यहाँ पे, और x2 बार की वैल्यू दे रखी है 18.2 माइनस डी नॉट, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखोगे जो कि टू टेल में दिखाया तो उनका डिफरेंस यहाँ पे जीरो बन के ही आएगा। मैं आपको और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एस पी की वैल्यू आपकी 3 आ गई, 1/n1 और 1/n2 13। तो उसको पूरा सॉल्व कर लेना, तो टी स्टैटिस्टिक्स आपके आ जाएगा निकल के 3.58 के अराउंड, जिसको आप बोलते हैं टी कैलकुलेटेड। ओके, अब आपने क्या निकालना है, क्रिटिकल वैल्यूज। तो अगर आप टू टेल की टेबल से करोगे, ठीक है, मैंने जेड टेस्ट में भी आपको दोनों तरीके से करना सिखा दिया था, पी वैल्यू से भी और क्रिटिकल पॉइंट से भी, बट इसमें मेनली जो है ना क्रिटिकल पॉइंट से ही इजी रहता है, क्योंकि जो आपका पी वैल्यू है इसमें इस वाले मेथड में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर क्या यूज़ करते हैं, एक्सेल वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक्सेल से भी सिखा दूंगा, अगर कभी फ्यूचर में आपने डिमांड करी या आपने चाहा तो मैं आपको उससे भी करके दिखा दूंगा। बट अभी फ़िलहाल हम टू टेल के क्वेश्चन को, टू टेल की टेबल से हम ये करने वाले हैं। तो टी अल्फ़ा n1 प्लस n2 माइनस 2 ये बनता है इसका फॉर्मूला। अब अल्फ़ा क्या दे रखा था आपको क्वेश्चन में ऊपर 0.05, तो t 0.05 और 12 प्लस 13 माइनस 2, मतलब क्या बना ये 25 माइनस 2 23। तो इसको टू टेल से वैल्यू देख लो, उसकी टू टेल से वैल्यू आएगी 0.05 पे 23 पे जाना है आपने, तो 2.069, तो 2.069। और अगर आप वन टेल टेबल से देखना चाहते हो जो कि इसी में ऊपर ले रखी है, तो आपको अल्फ़ा/2 करना पड़ेगा, ये याद रख लेना। और ये क्या आ रहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 23, तो अल्फ़ा/2 करने का मतलब है भाई आपको 0.025 करना है, तो 0.025 पे जाना है वन टेल में, 0.025 वन टेल में 23, तो 23 क्या आ रहा है 2.069, सेम वही आएगा, क्रॉस चेक करने के लिए काफ़ी है। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट बना यहाँ पे, टू टेल का क्वेश्चन था ये, क्योंकि तो वो क्या बना प्लस माइनस 2.069 बना। ठीक है, इसका मतलब जो आप ग्राफ बनाते हो, एक पॉइंट यहाँ जाएगा 2.069 और एक पॉइंट माइनस में होके जाएगा। तो मैंने आपको कहा था ना कि आप जब
क्वेश्चन करोगे तो वो आसान ज़्यादा पड़ेगा, तो वो आप क्वेश्चन में करके देखना, क्वेश्चन में ही रिजेक्शन रीजन आपको इजीली दिख जाता है। अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही थी ये देख लो, कैलकुलेटेड आ रही थी 3.58, तो 3.58 कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ लाई करेगा 3.58, तो वो रिजेक्शन में चला गया, इसका मतलब रिजेक्ट H0। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म टू कंपेयर द एब्रेसिव वेयर ऑफ टू डिफरेंट लैमिनेटेड मटेरियल्स। सो मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 मतलब सैम्पल की तरह से ट्रीट किया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। मटेरियल 1 मतलब N1 इज इक्वल टू 12 पीसीज वर टेस्टेड ईच एक्सपोज टू अ मशीन मेजरिंग वेयर। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, सैम्पल मीन मतलब x1 बार दे रखा है 85 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 4, मतलब S1 दे रखा है वो। देन मटेरियल 2, तो N2 की वैल्यू 10 पीसेस सेलेक्ट किए गए हैं, उसका सैम्पल मीन निकल के आ रहा है 81 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रहा है 5। सो कैन वी कंक्लूड दैट 5% लेवल सिग्निफिकेंस दैट द एब्रेसिव वेयर ऑफ मटेरियल 1 एक्सीड्स दैट ऑफ मटेरियल 2 बाय मोर देन 2 यूनिट्स। मतलब पॉपुलेशन मीन मटेरियल 1 जो है एक्सीड्स दैट ऑफ मटेरियल 2 बाय मोर देन 2 यूनिट्स। ये चीज़ जानना, मतलब मटेरियल 1 का जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है मटेरियल 2 से 2 यूनिट से भी ज़्यादा, मोर देन 2 यूनिट्स आ रहा है, तो वो इस तरह से बनेगा। तो आपका मोर वर्ड आ गया, एक्सीड्स वर्ड आ गया, मोर वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा है, राइट टेल का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट H0 क्या बनेगा आपका, इक्वल भी बनेगा। अब क्योंकि इसमें हमेशा हम डिफरेंस ऑफ मीन लेते हैं, तो वो μ1 माइनस μ2 की फॉर्म में बनता है, और H1 क्या बनेगा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 प्लस 2। क्या एक्चुअल में क्या बना वो, μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 2 बना, क्योंकि मैंने कहा था आपको मोर देन वर्ड आ रहा है, एक्सीड्स वर्ड आ रहा है, तो ये हमेशा राइट टेल का क्वेश्चन है, तो राइट टेल का क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा है, मटेरियल 1 एक्सीड्स दैट ऑफ मटेरियल 2 बाय मोर देन 2 यूनिट्स लिखा है। और आपको पता है आपकी नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी में आती है, जो भी आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका इक्वालिटी बना दो, तो उसकी इक्वालिटी क्या बनेगी, उसकी इक्वालिटी बनेगी μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 2, ये बनेगी। ठीक है, अब आप निकालोगे टी स्टैटिस्टिक, जो कि आपका फॉर्मूला था x1 बार माइनस x2 बार माइनस d0 डेल्टा नॉट। ठीक है, SP स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n। अब सबसे पहले तो इसमें आप SP निकालोगे। एक्चुअल में ये जो चीज़ आपको दे रखी है ना 2, ये जो निकल के आ रहा है ये आपका डेल्टा नॉट ही है, क्योंकि डेल्टा नॉट होता है दोनों पॉपुलेशन की मीन का डिफरेंस, वो 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका डेल्टा नॉट की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, 2 है। अब SP का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर n1 माइनस 1 S1 का स्क्वायर n2 माइनस 1 S2 का स्क्वायर डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि n1 प्लस n2 माइनस 2 होती है। तो बस इसमें आप वैल्यूज पुट करते चले जाओ। n1 की वैल्यू 12 है, S1 इज 4, देन n2 S2 का स्क्वायर और 12 प्लस 10 माइनस 2, उसको सॉल्व करना ही आएगा 4.478। नेक्स्ट आपको अब बस टी निकालना है, तो x1 बार है 85, x2 बार है आपका 81 और माइनस डेल्टा नॉट की वैल्यू है 2, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। डेल्टा नॉट मैंने यहाँ बता दिया था आपको, ठीक है ना। अब डिवाइड बाय SP इज 4.478, स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 1/12 और 1/n2 दैट इज 10। तो ये बन गया आपका 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा है सॉल्व करके फाइनल वैल्यू आएगी 1.04। तो ये आपका क्या है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी, टी स्टैटिस्टिक जिसे कहते हैं। अब सेम वही आपको, अब इसमें तो ये 2 टेल का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो राइट टेल का क्वेश्चन है, मतलब 1 टेल का क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें ग्रेटर का साइन आ रहा था आपका H1 में, तो आपको टी टेबल वैल्यू डायरेक्टली देख लेनी है। टी अल्फा क्या दे रखा है क्वेश्चन में ऊपर, 5% मतलब 0.05।
N1 प्लस N2 माइनस 2, तो 0.05 कितना बनेगा, 22 माइनस 2 दैट इज़ 20। N1 N2 आपको बस ऐड कर देने और माइनस 2 कर देना है। तो आपको वन टेल में से वैल्यू उठा के देख लेनी है। अब वन टेल में 0.05 और 20 है ना, वन टेल ये है ना 0.05 यहाँ पर, और 20 आ गया आपका 1.725। तो ये आपका क्या बना, क्रिटिकल वैल्यू बनी है। क्योंकि राइट टेल में तो आपको माइनस से भी नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो लेफ्ट टेल में होता है। तो आपका जो रिजेक्शन रीजन बनेगा वो क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि राइट टेल का क्वेश्चन था, तो 1.725 के बाद जितना भी एरिया है वो आपका रिजेक्शन रीजन है। और आपका कैलकुलेटेड क्या आ रही थी, 1.04 आ रही थी। तो 1.04 तो इसके पीछे यहाँ पे कहीं लाई करेगी 1.04, तो क्या हो गया, फेल टू रिजेक्ट, है ना, क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन से बाहर चली गई वैल्यू, एक्सेप्टेंस रीजन में चली गई, इसलिए फेल टू रिजेक्ट H नॉट। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा आप यहाँ से उठा लोगे मेटल रॉड ए एंड मेटल रॉड बी का। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कैन वी कंक्लूड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द टेंसाइल strength of metal rod A is less than that of metal rod B by 3 units। तो less पूछा जा रहा है, मतलब μ1 is less that of 2 by 3 यूनिट्स, तो यहाँ -3 आएगा। लेस बोला जा रहा है मतलब क्या, जब आप μ1 का μ2 से डिफरेंस लोगे तो कम आएगा, मतलब μ1 कम है, तो ऑब्वियसली μ1 में से जब μ2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में आना चाहिए, ना कि पॉजिटिव में आना चाहिए। तो इसमें ये मिस्टेक मत कर देना इसको सॉल्व करते टाइम। यहाँ पे लिखा है रॉड ए इज लेस देन दैट ऑफ रॉड बी बाई 3 यूनिट्स, ठीक है ना, रॉड बी से 3 यूनिट्स कम है। तो इसका या फिर उल्टा कर लो, μ2 माइनस μ1 करोगे तो 3 आएगा, बट हमें जो लैंग्वेज में पहले दे रखा है उसको पहले ही यूज़ करना है। अब डेटा यहाँ से उठाना कलेक्ट कर लो, जो भी डेटा आपको दे रखा है। 15 रॉड्स, रॉड ए के लिए जो ली गई है आपको सैंपल, उसका जो आपका सैंपल मीन है वो है आपका 120, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन S1 है वो है 8। देन रॉड बी के लिए 12 रॉड्स उठाई गई हैं, सैंपल उठाए गए, और उसका जो सैंपल मीन दे रखा है वो आपको 125 यूनिट्स दे रखा है, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 10। तो ये आपका सैंपल बन गया। अब यहाँ पे आपको H0 और H1 बनानी है, क्योंकि लेस के लिए आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, μ1 माइनस μ2। सबसे पहले तो जो लैंग्वेज दे रखी है उसी को लिख लो। वो दे रखा था कि रॉड ए का जो होगा वो लेस होगा रॉड 2 से 3 यूनिट्स। तो ये क्या बना है एक्चुअल में, μ1 माइनस μ2 इज लेस देन -3। तो लेस का वर्ड आ गया, तो इसका मतलब ये लेफ्ट टेल का क्वेश्चन है। अब आप H0 कैसे बनाते हो, हमेशा इक्वालिटी में बनाते हो। तो μ1 माइनस μ2 3 -3 आ गया, तो ये आपका डेल्टा नॉट है, ठीक है। अब SP बना लो आप जल्दी से। N1 माइनस 1 S1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और N2 माइनस 1 S2 का स्क्वायर डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन रहा है, N1 प्लस N2 माइनस 2। तो 15 प्लस 12 माइनस 2 कितना बना, 35। सॉरी 25। सो यहाँ 25 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, SP आ जाएगा 8.935 सॉल्व होने के बाद। अब बस आपने टी स्टैटिस्टिक का जो फॉर्मूला होता था उसमें पुट कर देना है। तो टी स्टैटिस्टिक का होता था x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट डिवाइड बाई SP स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। x1 बार आपको पता है 120 है, x2 बार आपको पता है 125 गिवन है, डेल्टा नॉट आपका क्या निकल के आया था, माइनस का 3, माइनस को मैंने ब्रैकेट में रख लिया। SP निकल के आया 8.935, एंड जो भी यहाँ पे N1 है आपका वो पुट कर दो। N1 था आपका 15 और N2 था आपका 12। तो इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगी -0.5780 के अराउंड। अब हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू।
तो सबसे पहले तो टी अल्फ़ा कॉमा 0 पॉइंट क्या दे रखा है आपको, 5% ही दे रखा है। तो 5% दे रखा है तो 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा था आपका, 15 सॉरी 25 पे देखना है आपको वैल्यू। तो आपको अब वन टेल में ही देखना है भी 0.05 और 15, तो वो बना आपका 25 बना आपका 1.708 1.708। तो आपका क्रिटिकल क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट जो बनेगा वो नेगेटिव हो जाएगा इसका माइनस, क्योंकि लेफ्ट टेल का क्वेश्चन है। तो जो आपका रिजेक्शन रीजन आएगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा, लेफ्ट टेल पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे -1.708। तो आपका जो रिजेक्शन रीजन है वो भाई यहाँ पर है। अब आपने देखना है कि आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या आ रही है, वो आ रही है माइनस, देखो यहाँ पे -0 पॉइंट, तो -0.5780, तो वो बाहर चलेगा, इसका मतलब फेल टू रिजेक्ट H0। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। टी टेस्ट फॉर 1 मीन एंड टी टेस्ट फॉर 2 मीन्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, और आपकी वन टेल और टू टेल में से वैल्यूज कैसे उठानी है। टू टेल में आप दोनों तरीके से कर सकते हो, वन टेल से भी वैल्यू देख सकते हो या फिर टू टेल से भी देख सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करिए, खुद से क्वेश्चन लगाइए, तभी आपको अच्छे से आएगा। थैंक यू सो मच।